थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले हम लोग अब इस चैप्टर की चैप्टर नंबर ये कौन सा है हमारे पास 10, इसकी हम लोग करने लगे हैं रिवीजन। हमें पता है कि थर्मल एक्सपांशन के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। थर्मल यानी कि हीट एक्सपांशन की अब हम लोगों ने बात करनी है। हीट एक्सपेंशन की हम किस तरह से बात करने लगे हैं। हमें पता है कि कभी जब हमारे पास कोई चीज या तो सर्दियां हो या गर्मियां हो, उनमें ना कुछ फर्क आता है। जैसे हमारे पास अगर बॉल है, ये वाले अब एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की जब सबसे पहले बात करते हैं। ये हमारे पास एक बॉल है जो कि इसके अंदर पास तो कर रही है पर इसके अंदर से निकलता नहीं है, यानी इस तरह से है। यानी जब बॉल कोल्ड होगा तो इट जस्ट फिट थ्रू द रिंग। ठीक है, द बॉल बट नॉट द रिंग इज हीटेड स्ट्रांगली। हम लोगों ने बॉल को स्ट्रांगली हीट किया है, इस बॉल को हम लोगों ने हीट कर लिया है। तो वो क्या होता है, वो पास नहीं कर पाएगा, उसमें अटक जाएगा। पर जैसे ही वो अपने ओरिजिनल साइज में आएगा तो वो पास इजीली कर सकता है। ये इसका जो है सॉलिड्स में कुछ हमारे पास कुछ चीजें जो कि एक्सपैंड कर जाती हैं इन इन सब हॉट टेम्परेचर या फिर कोल्ड टेम्परेचर। लेट्स से अगर हम लोग के पास ये रिवेट है, गर्मियों में क्या होगा, ये आपस में इनमें सेपरेशन होगी। सर्दियों में ये कंबाइन हो जाएंगे यानी एक्सपैंड कर जाएंगी। ड्यू टू कोल्ड वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएंगी। ओके, और इसी तरह हमारे पास जो ट्रैक्स होते हैं, जो ट्रेन के ट्रैक्स डिजाइन किए जाते हैं, इनको भी इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि जब स्टील टायर्स जो है ये जब हीट हो जाए तो जब ये एक्सपैंड कर जाएंगे तो ये ट्रेन व्हील्स को फिट कर जाए। ये ना हो कि वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो और वो बहुत टाइट होते हैं कि वो ट्रेन से डिट्रैक्ट हो जाए। ओके, फिर हमारे पास कॉपर और एनवायर। अब ये जैसे अब हमारे पास ये डबल बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ये कौन सी स्ट्रिप है, हम कौन सी बाय स्ट्रिप मेटालिक पर, स्ट्रिप। बाई हाँ मेटालिक स्ट्रिप, कॉपर। कॉपर और एनवायर। अब क्या है कि क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो ज्यादा बेंड करती है, कॉपर ज्यादा बेंड करती है। क्योंकि कॉपर ज्यादा बेंड करती है तो वो यहाँ से नीचे बेंड होगी तो साथ में एनवायर जो है वो भी बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रिप को बंद करने का, ये इसको रोकने का ये एक मैकेनिज्म है जो हमारा यूज हो रहा है। इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सपेंशन क्या हो सकता है कि कुछ अगर कोई इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत थॉट नहीं लगाई, रेलवे लाइंस या मेटल ब्रिजेस को उन्होंने नहीं किया कि वो इतनी बेंड हो सकती है, वो रोड डिट्रैक्ट कर सकती है या गलत हो सकता है। On a concrete roadway, you may notice that the road surface is in short sections. The gaps between are filled with soft air, which becomes squashed as the road expands. तो जब ये इंजीनियर्स होते हैं ये इन चीजों के ऊपर भी थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर काफी फोकस करते हैं, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कर जाए तो उसमें फर्क आ जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारे दरवाजे जो होते हैं वो अटकने लग जाते हैं व्हेन द वेदर चेंजेस। इसी तरह हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, जो कि सबसे ज्यादा हमारे पास एग्जांपल एक अच्छी सी थर्मोमीटर है। जब गर्म गर्म होता है हम लोग थर्मोमीटर से ही मेजर करते हैं ना, वो एक्सपैंड करके उस लेवल तक पहुंच जाता है। तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वहां पर अकर कर है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने लगे, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। हम कह रहे हैं गैस एक्सपैंड्स व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पर एक कांस्टेंट प्रेशर पर गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है, पिस्टन है, सिलेंडर है। पिस्टन राइज करती है, प्रेशर जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम लोग ये चीजें भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, उसमें अगर ये गैस एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब है टेम्परेचर में कोई इफेक्ट आया है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है साथ में, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो। फिर हमारे पास क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉलिड्स हैं दे एक्सपैंड लीस्ट व्हेन दे आर हीटेड। Some such as pyroclast, environmental alloy have been designed to expand as little as possible. कुछ चीजें कम एक्सपैंड होती हैं, कुछ चीजें ज्यादा एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, लिक्विड जो होती है वो जनरली एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स एंड गैसेस एक्सपैंड इवन मोर देन लिक्विड्स। ठीक है, इस तरह भी हो रहा होता है। ओके okay. तो अब हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं जो कि
मुख्तलिफ तरह से एक्सपैंड होते हैं। बस हमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉलिड्स सबसे ज़्यादा कौन से एक्सपैंड होते हैं, गैसेस, फिर लिक्विड्स, फिर सॉलिड्स। ओके, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा कोर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। देन वी हैव अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने यूज करना है, उसको भूलना नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस सी, एनर्जी रिक्वायर्ड इज डेल्टा ई एम इंटू डेल्टा थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। इसको क्या लिखेंगे? कैन यू रिपीट दिस इक्वेशन? MC delta theta. एम सी डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे जो एम है ये क्या है? एम क्या है? Yeah, a specific heat capacity. Q. M, M. What is M? Mass. Mass. C is the specific heat capacity and delta theta is the energy increase in temperature. और delta E is the energy that is required. ओके, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हमें ना ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी और हम लोगों ने बस फाइंड आउट करना होगा। अब ये याद रखना है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा में, देखो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा में। डेल्टा थीटा जो है वो तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा। सी जो है वो हमेशा किस यूनिट्स में होगा, जूल्स पर केजी सेल्सियस। और मास जो है वो हमारे पास केजी में होना चाहिए। अक्सर वो क्या करेंगे क्वेश्चन में, मास को ग्राम्स में देंगे, आपने इसको केजी में लिखना है। और जो डेल्टा ई है ये हमारे पास जूल्स में आंसर आएगा। तो ये इस तरह से हमें इसके यूनिट्स का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, फिर ही हम लोग इसको बेटर वे में यूज कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास चेंजिंग स्टेट है, यानी अब देखो, अब हमें पता होना चाहिए ये जो ए है, टेम्परेचर 0 डिग्रीज है, ए जो होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्रीजिंग है, आइस अभी फ्रीज है। ए से जो बी वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बी वाला, इसमें क्या है, हमारे पास आइस अब मेल्ट होना शुरू हो गई एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो सी है, दिस इज अ वाटर स्टेट। यहाँ पर जो है आइस टर्न वाटर। ओके, और जो डी है, डी वाली चीज, इसके अंदर हमारे पास जो वाटर है, इट्स बीइंग हीटेड अप। वाटर बॉइल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओ 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो ई है, इधर जो है यहाँ पे ये स्टीम बन चुकी है, गैसियस स्टेट में वो जा चुकी है। तो ये हमारे पास एक हीटिंग कर्व है। इसी तरह हमारे पास फ्रीजिंग कर्व भी होगा जो बिल्कुल इससे ऑपोजिट, लाइक दिस। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। So temperature at which a solid melts to become a liquid is the melting point, and the temperature at which a liquid changes to a gas at a constant pressure, that's a boiling point. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे मेंशन भी है। और अगर हमने चेक करना हो कि कोई सब्सटेंस प्योर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और लेट्स सी, वो आई थिंक हम लोग इस चैप्टर में नहीं देख रहे। नेक्स्ट हमारे पास इवेपोरेशन है। हमें पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है। इवेपोरेशन जो है वो हम लोग नीचे ये देखने लगे, ये देखो, ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बॉइलिंग कब होगी, एक बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन occurs at all temperatures. For a liquid to boil, it has to be heated. The kinetic energy of its particle must be increased. अगर कोई लिक्विड को अगर हमने बॉयल करना है, उसको हीट करना पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इवेपोरेशन खुद ही से जो मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे वो खुद ही बखुद जो सब्सटेंस से निकल जाएंगे, एनर्जी लेके वहां से निकल जाएंगे। बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड में होगी और इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होती है। और बॉइलिंग लिक्विड जो होता है वो बबल करता है एंड लिक्विड कैन इवेपोरेट विदाउट बबलिंग। ओके, अ बॉइलिंग लिक्विड बबल्स, a boiling liquid bubbles while, wait 1 second, okay, हाँ, a boiling liquid and a liquid can evaporate without bubbles। ये 4 पॉइंट्स हैं कि एक तो लिक्विड जो है वो सिर्फ सरफेस पे इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है, बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है,
बॉइलिंग में बबल्स रिक्वायर्ड है, बॉइलिंग में काइनेटिक एनर्जी होती है, और बॉइलिंग जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इन चारों पॉइंट्स को भूलना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आपने आंसर लिखना है। पर अगर आप चाहते हो आप इवेपोरेशन को फास्ट करो, तो उसका क्या तरीका है? ये तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जस्ट द वे कि बॉइलिंग इज फास्टर देन इवेपोरेशन। ओके, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हो। डेफिनेटली अगर कोई एक इतना बड़ा बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी है, दैट वुड बी मच बेटर देन एक पतला सा ग्लास है, उसमें इतना लंबा ग्लास है और उसमें इतना ज्यादा पानी है। ठीक है, दिस वुड बी, ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और अगर हम लोग उसके आसपास विंड अगर लेंगे, ब्लोइंग एयर अक्रॉस द सरफेस, तो हवा की वजह से भी कुछ इवेपोरेट कर जाते हैं ड्यू टू ड्रॉट। इस तरह ही हम लोग, ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है इवेपोरेशन अकर होती है फास्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, इज एवरीथिंग क्लियर सो फार? Yes. ओके, अब हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 11, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्स। हम लोगों ने थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्स के बारे में ज्यादा देखने लगे हैं कंडक्शन से पहले। ओके, कंडक्शन में हमारे पास जो है सबसे पहले हमें पता है कंडक्शन क्या होती है, किसके अंदर अगर करी होती है। हम अभी रिवीजन कर रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए। कंडक्शन अगर करती है सॉलिड्स में, हमारे पास थर्मल कंडक्शन होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, कल हम लोगों ने देखा कि जो सॉलिड होता है वो एक रिजिड और एक क्यूबिक फॉर्म में होता है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करके एक दूसरे पॉइंट तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थर्मल कंडक्शन हो रही होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स अपने नेबर्स को जाके हेलो कर रहे होते हैं और वाइब्रेट करते हैं, उधर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास थर्मल कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर होता है। थर्मल कंडक्शन इट्स अ प्रोसेस क्या है कि हम लोग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करें बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। थर्मल कंडक्टर क्या होगा? एक कंडक्टर ऐसा जो कि कंडक्ट कर दे थर्मल एनर्जी, यानी कि हमारे पास अगर एक फ्राई पैन है या फिर कोई भी एक स्टील का बर्तन बर्तन है, उसमें क्या है, हम लोगों ने नीचे आग लगाई है, तो वो अब उस आग की वजह से, उस हीट की वजह से ये चीज हॉट हो जाएगी। ये इतना सा एरिया हॉट करेगा जिसकी वजह से वो पैन, थ्रू आउट द पैन जो है वो हॉट हो जाएगा। तो ये जो स्टील का पैन है एक थर्मल कंडक्टर की तरह काम करता है। थर्मल इंसुलेटर वो होता है जो कि एनर्जी पास नहीं करता। जैसे एक वुडन स्पून है, एक वुडन स्पून को हम लोग यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस, तो वो हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये जो है ये इंसुलेटर होता है, तो ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहा होता। ओके, और अब हमारे पास जो स्पून है, अब यहाँ पे स्पून देखो, ये क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम ठंडी है जिसकी वजह से इसके भी पार्टिकल्स जो है वो ठंडे हो रहे हैं, यानी एनर्जी ट्रैवल हो रही है। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर हो या कोल्ड टेम्परेचर हो, वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सप्लेनिंग कंडक्शन इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हम लोगों ने इंसुलेशन की बात करें, तो बेस्ट कंडक्टर हमारे पास क्या होगा? डायमंड। पर डायमंड में कोई जो है डेफिनेटली कोई खाना नहीं बनाता। हमारे पास सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, इस तरह के इन बर्तनों में जो है वो खाना बनता है। तो यू वुड यूज दीज फोर फॉर कुकिंग या फिर एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। कोई कभी सुने कोई पॉलिस्टर से, पॉलीस्टाइरीन से कुछ खाना बना रहा हो? नो, ये हमारे इंसुलेटर बेस्ट है, ये हमारे कंडक्टर बेस्ट है। पॉलीस्टाइरीन से खाना बनाएंगे तो फट जाएगा सच में। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो वर्स्ट इंसुलेटर भी होता है। हमें ये भी बेसिक चीज है जो कि पता होना चाहिए। अभी हमारे पास ग्लास रोड है, ग्लास रोड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है दरमियान में, मिडल मिडल ऑफ द कंडक्शन एंड वर्स कंडक्शन। पर इसको हम लोग दरमियान में हम लोग लेकर आ सकते हैं मार्बल ग्लास को। दीज टाइप ऑफ स्टफ इज यूजुअली बेस्ट फॉर माइक्रोवेव safe. These are mostly microwave safe materials. So let's look at this. कंडक्शन हमारी थर्मल एनर्जी हो रही है इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में देखो, अगर हमारे पास हॉट है, यहाँ पे बर्नर है, इसकी वजह से यहाँ पर ग्लास रॉड में एनर्जी फ्लो कर रही है, और वो हाफ ऑफ द एनर्जी जहां तक पहुंच रही थी उसको, वहां तक उसको वो गर्म रख सका, बाकी उसने
कोल्ड रहने दिया। और अगर हम लोग मेटल्स में देखें, नीचे होनी चाहिए कोई एकदम, ये देखो मेटल में क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ एनर्जी इतने से एरिया में प्रोवाइड की, इतने से एरिया में, पर यहाँ एंड तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हॉट हो गए हैं। ड्यू टू व्हाट? क्योंकि वो नेबरिंग पार्टिकल्स में अपनी जो है एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एंड यू शुड रिमेंबर दैट कंडक्शन ओनली हैपेंस इन सॉलिड्स। Then we have convection. Convection that occurs in solids and in liquids and gases. Convection होती क्या है? Convection क्या होती है कि हमारे पास fluid या जो भी है वो एक flow के अंदर जाता है, यानी कि हमारे पास जो hot water है या hot stuff है, it rises up and cold water या cold air sinks. तो अब यहाँ पे भी जैसे ये एक ये तो हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा है, और इसमें भी हम देखेंगे तो अगर हमारे पास हॉट वाटर होगा या हॉट स्टफ होगा वो ऊपर होगा, और जो कोल्ड होगा वो नीचे होगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। कन्वेक्शन करंट ये हमारे पास चल रहा है घर के अंदर। अब हमने यहाँ पर लगाया हुआ हीटर। अब हीटर से हवा गर्म, यहाँ वाली सराउंडिंग की हवा गर्म होती है, वो ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, टॉप पे जाती है, ऐसे जाती है, जाती है, जाती है। जैसे ही वो नीचे क्यों आ जाएगी, क्योंकि जो नीचे वाली हवा है वो ठंडी होती है। नीचे आके वो जब ठंडी होगी वो फिर गर्म होगी, तो एक सर्कल रहेगा। जो सीलिंग है वो हमेशा हॉट रहेगी, और जो फ्लोर है वो हमेशा ठंडा रहेगा। इसीलिए यूजुअली क्या होता है, लेट्स से जो 20 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, या 20 फ्लोर बिल्डिंग्स होती है, 10 फ्लोर बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी अगर आपने नोटिस किया हो, जो जो टॉप पे जो फ्लोर होगा, इट्स गोइंग टू बी द हॉटेस्ट वन ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। वो सबसे ऊपर वाला जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। अब ये हीट है, ये पैन ऑफ वाटर है, इसमें भी हॉट वाटर इधर राइज कर रहा होगा और कोल्ड वाटर सिंक कर जाएगा। आप घर में भी पता है क्या करना, थोड़ा सा एक ग्लास ऑफ पानी ले, एक ग्लास ऑफ पानी कह रही हूँ, एक ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना, ठीक है, उसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करना। अच्छा, अब मेक श्योर करना ये ग्लास जो है वो माइक्रोवेव सेफ हो। इसको माइक्रोवेव किया ना 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद आप ऊपर से पानी पियोगे ना, फौरन फौरन पानी पी लेना। ऊपर वाला पानी होगा गर्म, नीचे वाला पानी होगा ठंडा। दिस विल बी हॉट एंड दिस विल बी कोल्ड। ये हमें आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में ऐसे वर्क कर रहा है। फ्रीजर में, फ्रिज में भी ऐसे ही प्रोसेस होता है कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो गर्म होता है, नीचे वाला पार्ट ठंडा होता है। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट रेडिएशन। अच्छा, कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड्स फ्लूइड्स के अंदर होता है, यानी लिक्विड एंड गैसेस में होता है। एंड रेडिएशन जो है वो हमारे पास जो है वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके पास जैसे हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। अभी इंफ्रारेड रेडिएशन की कैमरा से अगर हम लोगों ने इस पिक्चर उतारी है, उससे जितनी ऑब्जेक्ट जितना हॉट है ना, उतना उसके अंदर हमें नजर आ रहे वार्मथ। ये क्योंकि ये कंप्यूटर यूज करिए, ये कंप्यूटर हॉट हो जाता है विद यूसेज, तो दैट्स व्हाई वी कैन सी अ रेड ग्रीन, ग्रीन रेडिश। और फिर हम इस पर्सन को देख सकते हैं, ये पर्सन यूजुअली क्या है, ग्रीन, यानी उसका पर्सन का टेम्परेचर क्या है, समवेयर ओवर हियर, लेट्स से उसका 30 डिग्री सेल्सियस है, उसके उसका जो टेम्परेचर इस पर्सन का इटसेल्फ। और बाकी सराउंडिंग्स में जो सारा टेम्परेचर है, दैट मस्ट बी 21 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग इज वेरी कूलर। ये भी हमारे पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है, इफ दिस एरिया इज हॉट, इसका मतलब है कि ये अभी अभी गाड़ी रुकी है, ये टायर इज हॉट एंड दिस थिंग इज हॉट, दैट मीन्स ये गाड़ी अभी अभी रुकी है, ये अभी रिसेंटली रुकी हुई है, और अभी इसके अंदर कोई इशू है। एंड यू शुड रिमेंबर कि गुड एब्जॉर्बर्स आर द गुड एमिटर्स, यानी एक शाइनी सरफेस है, वो जल्दी एब्जॉर्ब भी करेगी और जल्दी एमिट भी करेगी लाइट को। हमारे पास जो व्हाइट कलर होता है, इट्स अ बैड ऑब्जॉर्बर, बैड एमिटर। इसीलिए हम लोग सर्द गर्मियों में क्या करते हैं, यूजुअली प्रेफर करते हैं व्हाइट स्टफ पहनना, क्योंकि व्हाइट जो है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती। व्हाइट ठंडा ठंडा कलर होता है, हमें हमें गर्मी नहीं ज्यादा लगती अगर हमने व्हाइट पहना हो। पर इसी की जगह, व्हाइट की जगह हम लोग ब्लैक पहनते हैं, तो ब्लैक जो है वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको गर्मियों में प्रेफर नहीं किया जाता, सर्दियों में प्रेफर किया जाता है। सर्दियों में कोई व्हाइट पहने ना तो उसको सर्दी ही लग रही होती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, अरब पीपल है, आई डोंट नो कौन लोग हैं,
इन लोगों ने क्या किया, अपने घर को व्हाइट पेंट कर दिया ताकि अंदर गर्मी कम से कम हो। और अगर कोई कोई अगर ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, वो प्रेफ़र करेंगे कि अपने घर को ग्रे कलर का शेड दें या कोई डार्क कलर रखें ताकि घर के अंदर या कमरे में गर्मी रहे। ओके? तो ये एक ट्रिक्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इफेक्टिव यूसेज। इसी तरह थर्मल एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर भी अगर हम लोग डिटेल में बात करें, तो 33% जैसे ये वॉल, अगर हम लोग इसके अंदर हम लोग कैविटी वॉल इंसुलेट कर सकते हैं, हम लोग डबल रूफ जो है, हम लोग विंडोज डबल आइसोलेटेड विंडोज यूज कर सकते हैं, डबल ग्लेजिंग विंडोज यूज कर सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं, कारपेट यूज कर सकते हैं, अंडर फ्लोर इंसुलेशन कर सकते हैं, टॉप पे इंसुलेशन कर सकते हैं। ये काफी वेज हैं जिसकी वजह से हम लोग कन्वेक्शन करंट्स, कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू हेल्प करते हुए अपने घर को गर्म कर सकते हैं। अब जैसे थिक कर्टन्स है या ड्रॉट एक्सक्लूडर्स हैं, ये कन्वेक्शन करंट्स को अवॉइड करेंगे, यानी ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बाहर जाने से रोकेंगे। हम लोग अंडर फ्लोर जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, कैविटी वॉल यूज कर सकते हैं ताकि थर्मल एनर्जी जो है वो कंडक्शन के थ्रू ना हो ज्यादा, तो होम को हम अच्छे तरीके से इंसुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये वाला एरिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोल्ड एयर यहाँ पर है, ये बाहर का है, ये दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ योर हाउस व्हिच इज वार्म। अब इनके दरमियान में जो है यहाँ पे एयर सर्कुलेट कर रही है बिकॉज इट्स एम्प्टी, बट अगर हम इसको फिल कर दिए तो नाउ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर कैन नॉट कंबाइन, यानी यहाँ पे हमें ठंडा महसूस नहीं होगा, इट कैन नॉट रिस्क, इतने से एरिया में वो निकल नहीं सकती, वो यहाँ पे वो स्टक्ड है। हमने इस कैविटी को, इस एम्प्टी एरिया को फिल कर दिया है विद सम स्टफ, विद रॉक्स और अदर इंसुलेटिंग स्टफ। इसी तरह हम लोग बाकी चीज़ों को भी, अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ों को भी वार्म रखते हैं। हमारे पास जो घर में केटल्स होते हैं, ये वैक्यूम फ्लास्क होते हैं, इनके अंदर भी देखो, अब ये जो बाहर वाला कैप है, दिस कैप अवॉइड्स कंडक्शन की वजह से ये हमारे पास रुकता है। हमारे पास स्टॉपर भी है, फिर हम लोगों ने मेटल केस यूज किया, प्लास्टिक केस आउटसाइड ताकि इंसुलेशन रखे, इंसुलेटिंग सपोर्ट्स हैं, और सिल्वर लाइनिंग है अंदर। क्यों? क्योंकि सिल्वर लाइनिंग है ताकि वो जो बाहर की हवा से मिक्स अप ना हो। हमारे पास अगर कंडक्शन हो रही है तो अगर हमारे पास जो अंदर वाला जो मटेरियल है या लिक्विड है वो वार्म है तो वार्म रहे, कोल्ड है तो कोल्ड रहे। ये वैक्यूम फ्लास्क का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा होता है। ठीक है, इसीलिए देखो, ये लड़की है, इसने जैकेट पहनी हुई है। अब ये जैकेट है, ब्लैक कलर है आउटसाइड, आउटसाइड क्या है इसका, ब्लैक, ताकि ज्यादा जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो जाए। इनर जो उसने रखी है वो सिल्वर रखी है, सिल्वर, ताकि वो ये शाइनी सरफेस है। और ये पफी, अगर अगर आप नोटिस करोगे ना, ये पफी जैकेट है। पफी जैकेट, अगर हमारे पास ये पफी जैकेट होती है ताकि हमारे पास एयर जो होती है वो वहां पे रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो अंदर आपको ट्रांसपास क्या कहते हैं उसको, वर्ड को पास नहीं कर पाती, ठीक है, एयर पास नहीं, क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये कुछ रीजंस होती हैं। So we can see the metals are good thermal conductors. Most non-metals are good insulators. हमें पता है कि metals are good thermal conductors because they have free electrons. या फिर ये तो हमें पता है ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Hot fluids are less dense than cold fluids. That's why hot fluids rise up and cold fluids sink. Infrared radiation transfers thermal energy using electromagnetic waves. Infrared radiation does not require a medium क्योंकि वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर रही होती है। शाइनी सर्फेसेस, वाइट सर्फेसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। दे आर पुअर इमिटर्स एंड पुअर एब्जॉर्बर्स, इसलिए हम लोग उनको प्रेफर करते हैं फॉर द समर टाइम। एंड द डल पैक सर्फेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स, that's why we prefer them for winter time because they are poor reflectors. और जो है अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, वी डोंट नीड टू नो अ लॉट अबाउट दिस, बट हमें ये पता होना जरूरी है। मेन चीज जो कोर हमें पता होना चाहिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कैसे वर्क करती है, टाइनी सर्फेसेस, वाइट सर्फेसेस, डल सर्फेसेस और ब्लैक सर्फेसेस जो है वो किस तरह से हमारे साथ वर्क कर रही होती हैं। सो इज दैट क्लियर? एवरीथिंग, इज एवरीथिंग क्लियर? Yes.